चलिए, सो वेलकम बैक। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप 2 का अपना नेक्स्ट पेपर। ठीक है जी, अगला पेपर। और अगला पेपर जो है हमारा दैट इज CMA। एक बार ये जिन लोगों की आज फर्स्ट क्लास है, ठीक है, एक बार इसका भी जरा ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ एंड देन हम लोग आज इसमें भी ऑफिशियली स्टार्ट कर देंगे, राइट? सुनिए ध्यान से। CMA दैट इज कॉरपोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉरपोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इस पूरे ग्रुप 2 में जिन लोगों की आज फर्स्ट क्लास है, लेट मी टेल यू, आउट ऑफ 400 230 मार्क्स का पेपर आई विल बी टेकिंग। ठीक है, सो दैट इज लाइक 100 मार्क्स FSM, 100 मार्क्स CM में, एंड SLCM का जो पेपर होगा, सिक्योरिटी लॉ कैपिटल मार्केट, उसमें से आई विल बी टेकिंग योर कैपिटल मार्केट। हाँ जी, कौन सा लूंगा मैं? दैट इज फॉर 30 मार्क्स। ठीक है जी, तो 230 मार्क्स का पेपर आई विल बी डीलिंग आउट ऑफ 400। क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये जो पेपर है, अगेन दिस पेपर इज योर 100 मार्क्स पेपर। ठीक है, और दिस इज अगेन योर MCQ बेस्ड पेपर, MCQ बेस्ड पेपर, राइट? और इस पेपर के अंदर भी हमें दो पार्ट्स में इसको पढ़ना है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए जो है दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड पार्ट बी जो है दैट इज हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, जैसे पिछले सब्जेक्ट में कॉमन वर्ड वाज मैनेजमेंट, इसमें कॉमन शब्द क्या है? अकाउंटिंग, यानी कि मोर ऑफ अकाउंटिंग पेपर है ये मोर ऑफ क्या है? अकाउंटिंग पेपर है। ठीक है, और जब भी मैं वर्ड यूज करता हूं अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होता है, तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, इट्स एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, राइट? जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको किस तरीके से रिकॉर्ड करा जाए, उनको किस तरीके से क्लासिफाई, किस तरीके से समराइज, क्या ये सब हम चीज़ें सीखते थे? यस और नो? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जो हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग में वो शायद थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, दिखाता हूं कैसे। जब हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना, याद रखना अकाउंटिंग एक जनरल टर्म है और प्रीफिक्स लगते ही क्या वो स्पेसिफिक हो जाता है। तो जब मैं बोलता हूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, तो आप लिख लीजिए इसका मतलब है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। आवाज मारो, इसमें क्या पढ़ना है हमें? अकाउंटिंग फॉर कंपनीज पढ़ना है बेटा। हम इसमें कंपनीज के बारे में ही बात करेंगे, हम लोग पार्टनरशिप के बारे में बात नहीं करेंगे। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, विल नॉट टॉक ऑन दीज मैटर्स, बिकॉज ये सारे मैटर क्या पार्टनरशिप अकाउंटिंग थी जो आपने 12th क्लास में पढ़ा था, राइट? हमें यहां पर क्या करना है? कम ऑन, अकाउंटिंग सीखनी है लेकिन फॉर कंपनीज। अब जब हम अकाउंटिंग फॉर कंपनीज वर्ड यूज करते हैं, आई होप आपको समझ आता होगा कि यहां पर हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। भाई शेयर्स इशू करने की अकाउंटिंग क्या है, शेयर्स को फॉरफीट करने की अकाउंटिंग क्या है, ये भी आपने 12th में पढ़ा था, इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अच्छा, इसके अलावा क्या हम यहां पर जब मैं शेयर कैपिटल बोलता हूं तो हम इक्विटी के लिए भी अकाउंटिंग सीखेंगे और प्रेफरेंस के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, इक्विटी के लिए भी पढ़ेंगे और प्रेफरेंस, यानी कि इशू ऑफ इक्विटी, इशू ऑफ प्रेफरेंस, दोनों के लिए पढ़ेंगे। फॉर फीचर ऑफ इक्विटी, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, सॉरी प्रेफरेंस, ये भी पढ़ेंगे। इसके अलावा जब मैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पढ़ता हूं तो इसमें कुछ नई चीजें पढ़ाई जाएंगी, लाइक बायबैक, लाइक बोनस, लाइक राइट इश्यूज, यानी कि कंपनी अगर इस तरह से कुछ भी करती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। क्या मेरी बात समझ आ रही है? एंड इसी तरह से हमने यहां पर अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स भी पढ़ना है कि अगर कोई कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है
या डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है, तो वहां पर अकाउंटिंग कैसे की जाती है, तो ये सब चीजें यहां पर पढ़ेंगे. क्रक्स ऑफ द स्टोरी, क्रक्स ऑफ द स्टोरी, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में बेसिकली आपको दो चीजें सिखाई जाएंगी. पहला, आप लोगों को कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस पढ़ाए जाएंगे. आवाज मारो, क्या पढ़ना है आपने? यस, आपको कंपनीज एक्ट के प्रोविजन, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो कि हम लोग यहां पर कंपनी लॉ भी रेफर करेंगे. मेरी बात समझ आ रही है? यहां पर हम क्या रेफर करेंगे? कंपनी लॉ को रेफर करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग यहां पर अकाउंटिंग वाला पार्ट लाइक जर्नल एंट्रीज भी पढ़ेंगे, जो आप बचपन से पढ़ रहे थे. अकाउंट्स का मतलब हमेशा दिमाग में क्या आता था? जर्नल, लेजर्स, यही आता था ना. तो वो सब चीजें भी हमें यहां पर पढ़नी है. इज दैट क्लियर? यस प्लीज. तो पूरी अकाउंटिंग में, यानी कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. सम प्रोविजंस रिलेटेड टू कंपनी लॉ along with जर्नल एंट्रीज. समझ आ रही? along with जर्नल एंट्रीज. क्या मेरी बात सबको क्लियर है या नहीं? अच्छा, ये पोर्शन हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? कैन यू टेल मी व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ सीएस? सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, उसको और कुछ आए ना आए, क्या अकाउंटिंग फॉर कंपनीज आना चाहिए? यस प्लीज. आपको पार्टनरशिप की अकाउंटिंग आए ना आए, क्या आपको कंपनीज की अकाउंटिंग आनी चाहिए? क्या आपको बोनस, बायबैक, राइट इश्यूज के रिलेटेड प्रोविजंस पता होने चाहिए? क्या उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज का ज्ञान होना चाहिए? एटलीस्ट जब हम एज अ कंपनी सेक्रेटरी कहीं पर अपॉइंटेड होते हैं, क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि कंपनी से रिलेटेड अकाउंटिंग के लिए वी डोंट वांट टू हायर एनी अदर पर्सन, क्या आप ही प्रोविजन के साथ साथ अकाउंटिंग में हमारी मदद करेंगे? क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस प्लीज. देखिए, हर कंपनी चाहती है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए हर छोटे छोटे काम के लिए एक नया बंदा अपॉइंट किया जाए. यस और नो? तो हम क्या चाहते हैं कि एक आदमी जिसको मैंने हायर किया है, जो कि स्पेसिफिकली कह रहा है कि आई एम मेड फॉर कंपनीज, कम ऑन, आई एम मेड फॉर. तो यार थोड़ी बहुत अकाउंटिंग भी अगर कर लेगा तो क्या तेरा औहदा बढ़ेगा? यस और नो? अगर मुझे अकाउंटिंग के लिए दूसरा आदमी हायर करना पड़ गया तो फिर क्या तुम्हारी रेलेवेंस कम हो जाती है? समझ रहे मेरी बात? तो क्या हमें यहां पर पूरी अकाउंटिंग आती है? नहीं आती, एटलीस्ट कंपनी रिलेटेड अकाउंटिंग आनी चाहिए. लॉक कर दे बेटा. अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग पार्ट बी में पढ़ते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग. कम ऑन, क्या पढ़ते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग नहीं सिखाता, ये सिखाता है अकाउंटिंग के रिजल्ट्स को यूज करना. अकाउंटिंग के रिजल्ट्स को, एक होता है अकाउंटिंग सिखाना, एक होता है अकाउंटिंग की हुई है उसको यूज करना. मेरी बात समझ आ रही है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग फॉर द पर्पसेस ऑफ मैनेजमेंट. कम ऑन, अकाउंटिंग फॉर द पर्पसेस ऑफ, मतलब मैं क्यों करूंगा यहां पर कुछ भी? मैनेजमेंट डिसीजंस के लिए, मैनेजरियल डिसीजंस के लिए. क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो यहां पे लिखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग यहां पर क्या सीख रहे हैं बेटा? यूज ऑफ अकाउंटिंग फॉर मेकिंग डिसीजंस, फॉर मेकिंग डिसीजंस, डिसीजंस लेने के लिए. आवाज मारेंगे बेटा, क्या करने के लिए? डिसीजंस लेने के लिए. मैनेजमेंट के लिए क्या हमें अकाउंटिंग करनी भी आनी चाहिए और यूज करनी भी आनी चाहिए? क्या मेरी बात सबको समझ में आती है? यस और नो? अब सवाल यहां पर यह है कि ये जो 100 मार्क्स का पेपर है, इसमें कॉर्पोरेट अकाउंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वेटेज क्या है? तो आप लिख सकते हैं 60 मार्क्स विल बी फॉर अगेन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड 40 मार्क्स जो है दैट इज फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग. यस प्लीज. 60 मार्क्स किसके लिए बेटा? एंड अगेन मैनेजमेंट अकाउंटिंग कितना है? अगेन इसका भी पूरा पेपर, आवाज मारो, क्या है? राइट? अच्छा, अब इस सब्जेक्ट में आई विल बी स्टार्टिंग विद दिस पोर्शन. रीजन भी बताऊंगा अभी आपको. ठीक है जी, रीजन बताऊंगा. यहां पर हम क्या पढ़ेंगे और वहां पर एफएम में
FSM में FM, यानी कि वहां मैंने 60 वाला उठाया और यहां आप समझ रहे हैं, वहां से कौन सा, यहां से, समझ आ गया। आप क्या देखेंगे, अब मैं आपको बताता हूं क्या दोनों में बेनिफिट होता है। क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस फॉर मैनेजमेंट है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगेन मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट मैंने इकट्ठी कर दी, एंड यू विल सी द रिलेशनशिप। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में FM और CMA का टीचर अलग होता है। ब्लंडर, इसका टीचर एक ही होना चाहिए। नहीं समझ आया, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट्स। मेरी बात समझ आ रही है। तो आप क्या होगा, जब मैं यहां से कोई कॉन्सेप्ट उठाऊंगा, कहां से, FM से, क्या वो कोरिलेट करेगा किसके साथ, मैनेजमेंट से। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। आप लोगों को लगेगा सर वही चीज तो हमने वहां पढ़ी थी, बिल्कुल वही पढ़ी थी, और यहां हम उसी चीज को यूज करेंगे। क्या सबको समझ आ रहा है या नहीं? यस प्लीज, एंड आई विल शो यू दीज थिंग्स। इज दैट पॉइंट क्लियर टू यू? और इनफैक्ट मैं बताऊं, ICSI से तो एक गलती भी हुई है। 2 चैप्टर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सेम रख दिए, जो कहां पर है, FM में। चैप्टर ही सेम रख दिए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो डेफिनेटली वहां पर हमें एडेड एडवांटेज मिलेगा। क्लियर है? यस प्लीज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ऊपर हेडिंग डालेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो ऑफिशियली यहां पर मैं अगेन स्टार्टिंग मारने जा रहा हूं अब आपके साथ। हाँ जी, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, आवाज मार दो, है ना। प्लीज ध्यान रखिएगा हमने कहां पे क्या शुरू करा है। FSM में FM और CMA में MA। क्लियर है? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऊपर हेडिंग डालनी है मेरे बच्चे। यस प्लीज। अब इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग को पढ़ने के लिए प्लीज ध्यान से देखेंगे जरा। जो हमारा पहला चैप्टर है वो जरूरी है पढ़ना, हालांकि थोड़ा थियोरेटिकल है, बट वो इसलिए जरूरी है कि उसके बिना हमारा बेस नहीं बनेगा। ठीक है ना? तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? और इंट्रोडक्शन में आज मेरा काम क्या रहेगा, आपके साथ कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करना जो इस एंटायर जर्नी में इस्तेमाल होंगी। वी विल बी यूजिंग सर्टन टर्मिनोलॉजीज, और वो टर्मिनोलॉजीज, इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपने सुनी हुई हैं, बट आप मुझसे एक नए तरीके से समझोगे आज। इज दैट क्लियर? यस प्लीज। तो आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सबसे ऊपर ऑन द टॉप लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। आवाज मार दो जोर से, या क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। वेरी गुड, क्या पढ़ेंगे, वेरी वेल डन। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, इंट्रोडक्शन में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ध्यान से सुनेंगे। लिखो, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वेरियस न्यू टर्मिनोलॉजीज। हाँ जी, आपको कुछ बढ़िया बढ़िया टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर किया जाएगा। ठीक है जी? एंड सारी टर्मिनोलॉजीज बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं है आपको लगेगा कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं मुझे कि ये हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। आपको मालूम है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल? वी हैव अ रॉन्ग परसेप्शन for theory versus practical. Can you define me what is theory, what is practical? जैसे हम कैलकुलेटर से करते हैं वो, जैसे हम लर्न करते हैं वो, गलत। Theoretical, bookish, nothing to do with the real life. Practical, which is actually being used in the real life.
फिर उसको पढ़ने का तरीका कैलकुलेटर हो चाहे रीड करना हो, रहेगा तो वो प्रैक्टिकली। यस प्लीज। कंपनी लॉ क्या है? इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। हु सेज इट्स अ थ्योरी सब्जेक्ट? थ्योरी नहीं है वो। क्या जो लिखा है क्या वो हो रहा है? क्या उस प्रोविजंस का यूज हो रहा है या नहीं? क्या प्रैक्टिकली दिस सेक्शन इज बीइंग यूज्ड? यस। बड़े हो गए अब हम। वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन। अब समझ आई? ये तो हमें बच्चों के लैंग्वेज में बोलना पड़ता है, बेटा आज हम थ्योरी पढ़ेंगे, तो आपको जल्दी समझ आता है। अच्छा अच्छा, लर्न कराओगे। हाँ जी, समझ आ गया नहीं? चलो बेटा 4 क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाले करेंगे। हाँ जी, समझ आ रही है? ट्रस्ट मी, योर ऑल सब्जेक्ट्स आर प्रैक्टिकल। चाहे वो लॉ है, चाहे वो अकाउंट्स है, चाहे वो FM है, ऑल आर प्रैक्टिकल, बिकॉज इन सबको हम रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, और जिस चीज को अप्लाई करते हो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। यस प्लीज। कई बार आपने बोलते नहीं, हाँ यार ये तो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल लग रही है, इसलिए क्योंकि वो कैलकुलेटर पे हो रही है। ओके चलो, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1, डिफाइन कॉस्ट। डिफाइन कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? व्हाट इज कॉस्ट? जनरल आंसर, एनीबडी? व्हाट इज कॉस्ट? लागत। वेरी गुड। एनीबडी एल्स? ग्रेट। एक्सपेंसेस। एनीबडी एल्स? अमाउंट। वेरी गुड। एक क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से। ये मेरे पास आई, इसने कहा मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। मैंने कहा ठीक है। इसने मुझसे पूछा फीस क्या है, मैंने कहा ये मेरी फीस है। अगले दिन आई, एक बड़ा सा टीवी लेकर आई, कह दी मेरे पापा की फैक्ट्री है। पापा कह रहे सर को ये दे दो और बोलो फीस हो गई। शी हैज नॉट इनकर्ड एनी अमाउंट, बट क्या स्टिल पढ़ने की कॉस्ट तो दे रही है ये। कम ऑन, व्हाट आई एम ट्राइंग इज, क्या कॉस्ट ऑलवेज मॉनेटरी? इट कैन बी नॉन मॉनेटरी ऑल्सो। कॉस्ट मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी भी हो सकती है, हो सकती है। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉस्ट। व्हाट इज कॉस्ट? प्लीज ध्यान से सुनेंगे। व्हाट इज कॉस्ट? कहते हैं कॉस्ट इज नथिंग बट अ रिसोर्स। ये एक रिसोर्स है। ये क्या है? रिसोर्स है। दैट रिसोर्स कैन बी मॉनेटरी रिसोर्स, इट कैन बी नॉन मॉनेटरी रिसोर्स। ये एक रिसोर्स है जो आप गिव अप करते हो, जो आप गिव अप करते हो इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। किसे पाने के लिए? गुड्स या सर्विसेज को पाने के लिए। जब आप कोई भी रिसोर्स देते हो, क्या वो आपकी कॉस्ट है? आवाज मार दो, वो मेरी क्या है? क्या सबको समझ आता है? यस प्लीज, एवरीबडी कम ऑन। तो कोई पूछे व्हाट इज कॉस्ट? इट इज अ रिसोर्स। इट इज अ, जो गिवन अप किया जाता है किस चीज को पाने के लिए? गुड्स या सर्विसेज को पाने के लिए। क्या इसको गिव अप किया जा रहा है? लॉक कर दे बेटा। वेरी गुड। कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। कॉस्ट क्लासिफिकेशन, हाँ जी, वर्ड है कॉस्ट क्लासिफिकेशन। मतलब कॉस्ट को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो लिखो जरा,
on basis of elements. On basis of elements. On basis of product. On basis of product. Cost can be classified on basis of elements, on basis of, ऐसे ही लिखेंगे, on basis of variability, variability, on basis of controllability, controllability. मतलब कॉस्ट को क्लासिफाई किया जा सकता है अलग अलग तरीकों से. हाँ जी, पहला क्या है? ऑन बेसिस ऑफ व्हाट? एलिमेंट्स. ऑन बेसिस ऑफ व्हाट? देन ऑन बेसिस ऑफ, देन ऑन बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, देन ऑन बेसिस ऑफ. एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको. आपने फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट सुना है? सुना है? सबने सुना है? टेल मी, ये जो मैं लाइन बोल रहा हूं, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, क्या ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या है? वेरिएबिलिटी. कम ऑन बेसिस ऑफ क्या है? राइट. ऐसे ही ऑन बेसिस ऑफ प्रोडक्ट भी होती है, ऑन बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी भी होती है, ऑन बेसिस ऑफ एलिमेंट्स भी होती है. तो अब हम एक एक करके इनको पकड़ेंगे. तो सबसे पहले पढ़ेंगे आप, लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 3. कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉस्ट क्लासिफिकेशन on basis of elements. Cost classification on basis of elements. अब ध्यान से सुनिएगा, what do you mean by the term elements? यार एक बात बताओ, सोच के बताना. जब मैं ये बैच पढ़ा रहा हूं, डोंट यू थिंक कि इस बैच को पढ़ाने के लिए क्या आई एम पुटिंग सम कॉस्ट? क्या मेरा कुछ खर्चा हो रहा होगा? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो क्या इसके लिए भी क्या आई एम पुटिंग सम कॉस्ट? यस और नो? चलिए, कोई मुझे ऐसे ही रफली बताएगा, मेरे कोई खर्चे गिनवाएगा. आप बताओ मेरा कोई खर्चा. इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड. फर्नीचर, इंटरनेट, स्टाफ, रेंट, कम ऑन. आई विल बी गिविंग यू द बुक्स. I am standing over here. मैं खुद खड़ा हूं यहां पर. My staff is there. Come on. ये सब क्या अलग अलग एलिमेंट्स है? अगर मैं इसको ब्रॉडली डिवाइड करना चाहूं ना, तो 3 पार्ट. अगर मैं इसको ब्रॉडली डिवाइड करना चाहूं तो मटीरियल, लेबर, एक्सपेंसेस. हाँ जी, ब्रॉडली वी डिवाइड कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स इन 3 पार्ट. बताओ कौन कौन से? मटीरियल, लेबर, एक्सपेंस. लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, सोच के बताइएगा. आई विल बी गिविंग यू बुक्स. आई विल बी गिविंग यू बुक्स. माई स्टाफ, रेंट, बिजली का बिल, इंटरनेट, क्या ये सब एक्सपेंस पे चला गया? सबको क्लियर हो गया जी? अब आप कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, क्या वो इन तीनों में समा जाएगा? मेरे यहां पर जो भी खर्चा है, क्या वो इन तीनों से बाहर नहीं जा सकता? यस और नो? या तो वो क्या है, या वो क्या है, या वो क्या है? सिंपल है. आवाज मार दो. अब ध्यान से सुनिएगा, एवरी एलिमेंट के 2 टुकड़े होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. सारे बच्चे लिखेंगे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. आवाज मार दो बेटा. डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. Now what is direct and what is indirect? We'll try to understand what is direct, what is indirect. प्लीज ध्यान से सुनिएगा जरा, ठीक है? मैं आपको बड़ा क्लियर कट डिसीजन आपको बताऊंगा कि कैसे इसको पहचाना जाता है. मेरी बात को सुनेंगे, देन वी विल पुट एग्जाम्पल्स. ठीक है, सुनिएगा ध्यान से. मान लो मैंने बाहर रिसेप्शन पे मैम को अपॉइंट करा, तो आई एम पेइंग हर सैलरी. क्या ये लेबर कॉस्ट है? आवाज चाहिए मुझे. ये क्या है?
लेबर कॉस्ट है. माई क्वेश्चन टू यू, क्या ये सैलरी विच आई एम पेइंग टू हर, क्या ये सिर्फ आपके बैच के लिए है या फॉर एंटायर इंस्टीट्यूट? आपके बाद कोई और बैच भी आएगा, क्या शी विल एंटरटेन दैट ऑल्सो? कम ऑन, कल वाले डेज में कोई और बैच भी होगा, क्या शी विल एंटरटेन दैट ऑल्सो? कम ऑन. सो माई क्वेश्चन इज, क्या हर सैलरी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बैच या इट इज रिलेटेड टू द एंटायर इंस्टीट्यूट? अच्छा, जब कोई चीज एंटायर इंस्टीट्यूट पे आएगी, क्या उसका थोड़ा 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 बर्डन क्या सब पर आएगा? तो वो आपके लिए डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? रखी तो मैंने आपके लिए भी है, रखी तो मैंने आपके लिए ही नहीं, आपके लिए भी. फर्क समझ आ गया? तो कोई चीज आपके लिए भी है, नॉट ओनली फॉर यू ऑल्सो, क्या वो इनडायरेक्ट है? आप समझ रहे हैं? बिजली का बिल क्या वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बैच की वजह से आ रहा है? कम ऑन. या तुम्हारे बैच के भी वजह से आ रहा है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कहना चाह रहा हूं. यस प्लीज. लेट्स से आपको पढ़ाने के लिए, लेट्स से आपका एक सब्जेक्ट है ईबीसीएल, उसके लिए मैंने किसी एक्सपर्ट की सर्विसेज ली और वो सिर्फ ईबीसीएल पढ़ा के चले जाते हैं. वो आते हैं सिर्फ ईबीसीएल पढ़ा के चले जाते हैं. तो उनको मैं जो भी पे करूंगा, क्या वो सिर्फ आपके लिए पे करूंगा? तो वो लेबर आपके लिए. वेरी गुड, समझ आ गया? कम ऑन यार, वो लेबर आपके लिए. लेकिन मैंने एक अशोक जी रखे हुए हैं जो सुबह आते हैं, इंस्टीट्यूट खोलते हैं, रात को जाके बंद करते हैं. वो आपके लिए है या पूरे इंस्टीट्यूट के लिए? आई होप द डिफरेंस इज क्लियर. लॉक कर दे. सो जब कोई चीज, इसको थोड़ा सा टेक्निकल बना रहा हूं मैं, जब कोई चीज डायरेक्टली किसी कॉस्ट सेंटर को बिलोंग करे, द वर्ड इज, सारे बोलेंगे द वर्ड इज. सो लेट मी क्लियर यू व्हाट इज कॉस्ट सेंटर. लेट मी क्लियर यू. इफ आई एम रनिंग विथ 4 बैचेस, सो दीज आर 4 कॉस्ट सेंटर्स. अगर मेरे 10 बैच है तो 10 कॉस्ट सेंटर्स, बिकॉज एवरी बैच क्या अपने आप में खर्चे करवा रहा है, तो वो एक कॉस्ट सेंटर क्रिएट हो जाता है. समझ रहे? मान लो इस इंस्टीट्यूट के अंदर 3 फ्लोर है, ऊपर 11th 12th, नीचे सीए, यहां सीएस, तो कितने कॉस्ट सेंटर हो गए? 3 कॉस्ट सेंटर हो गए. क्या मेरी बात समझ आ रही है? डन. अगर 3 कॉस्ट सेंटर हैं और तीनों कॉस्ट सेंटर में एक एक गार्ड है, तो क्या उस गार्ड की सैलरी अपने अपने कॉस्ट सेंटर के लिए क्या डायरेक्ट हो जाएगी? अपने अपने कॉस्ट सेंटर के लिए क्या हो जाएगी? लेकिन अगर एक ही गार्ड है जो तीनों फ्लोर को देख रहा है, इनडायरेक्ट. क्या सबको क्लियर हो गया है? नहीं. सो व्हाट इज डायरेक्ट? समथिंग जो कि डायरेक्टली बिलोंग करेगा किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर को, तो क्या वो डायरेक्ट है? वो क्या है? डायरेक्ट. तो लिख लीजिए. डायरेक्ट का मतलब विच डायरेक्टली बिलोंग्स टू पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर. कोई भी चीज जब किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर को डायरेक्ट बिलोंग करती है, उसे कहते हैं क्या? उसे बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट. उसे क्या बोलते हैं बेटा? अच्छा, एक और खास बात होती है इसकी कि ये जो कॉस्ट होती है ना, कंसीडरेबल भी होती है. आवाज मारो, क्या होती है? लेट मी टेल यू क्या मतलब है इसका. अगर कोई चीज की कॉस्ट कंसीडरेबल नहीं है, तो उसे भी हम इनडायरेक्ट बोलते हैं. उसे भी हम क्या बोलते हैं? लेट मी गिव यू एग्जांपल. ध्यान से सुनिएगा. इस टेबल को बनाने में वुड मटेरियल यूज हुआ है. टेल मी, आपके हिसाब से क्या इस टेबल की कॉस्ट में क्या वुड की कॉस्ट कंसीडरेबल होगी? आप जब टेबल खरीदने गए थे
तो उसमें मेजर वैल्यू किसकी होगी? कंसिडरेबल। और क्या वो इसी टेबल के लिए यूज की गई है, यस और नो? तो क्या मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट हो गई? लेकिन इस टेबल को बनाने में एक फेविकोल भी यूज हुआ था, नेल्स यानी कि कीले भी यूज हुई थी, वो क्या है? इनडायरेक्ट। क्यों? उनकी वैल्यू कंसिडरेबल नहीं है। समझ आ गया नहीं? उनकी वैल्यू कंसिडरेबल। तो याद रखना, एक तो वो डायरेक्ट रिलेट करना चाहिए और वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? कंसिडरेबल। कौन सा वाला पोर्शन? देखो, मैंने कोट पहना है, मेरे डायमंड के बटन है, तो कोट की वैल्यू में अगर डायमंड लगा हुआ है तो क्या इस कोट की वैल्यू में क्या डायमंड होने से क्या उसकी वैल्यू कंसिडरेबल हो गई? तो अगर मैं बोलूं कोट 1 लाख रुपए का है, तो उसकी मेन वजह कपड़ा है या बटन? इट बिकम्स डायरेक्ट। इट बिकम्स, समझ आ रही है? और अगर आपने कोट पहना है और उसमें 3 बटन लगे हुए हैं और 2-2 रुपए के 3 बटन लगे हुए हैं, कोट है 10,000 का, 6 रुपए के बटन है, इनडायरेक्ट। ये बटन क्या बन गए? समझ आ गया है नहीं? तो आपको 2 फैक्टर ध्यान रखने हैं। अच्छा चलो मुझे बताओ, जब आप कपड़ा लेने जाते हो तो क्या फैब्रिक इज इंपॉर्टेंट फैक्टर? तो फैब्रिक क्या बनेगा? डायरेक्ट। फैब्रिक क्या बनेगा? आप जब भी कोई शर्ट खरीदते हो तो सबसे पहले क्या चेक करते हो? बटन कैसे हैं या फैब्रिक कैसा है? फैब्रिक देखते हो ना, तो उसमें कंसिडरेबल पार्ट किसका होता है? तो क्या फैब्रिक बिकम्स डायरेक्ट? फैब्रिक बिकम्स, लेकिन उसका धागा इनडायरेक्ट। धागा, एक गर्ल अपनी शादी पे लहंगा सिलवा रही थी और उसको क्या बोलते हैं? सोने की जरी बोलते हैं। सोने की जरी, यानी कि उसके अंदर जो धागा यूज किया गया था वो सारा क्या था? गोल्ड का। रजवाड़े परिवार से थी वो। बताओ, क्या उस लहंगे की कीमत में क्या धागे की कीमत बिकम्स? इट बिकम्स डायरेक्ट। इट बिकम्स, समझ आ गया? यस प्लीज, फटाफट से क्लियर करें, दोबारा से चेक करते हैं और विद रीजन बताना क्यों। ठीक है? शर्ट खरीदने गए, कपड़ा कंसिडरेबल, क्या ये डायरेक्ट है? आवाज मारो। और धागा, लेकिन अगर धागा सोने का है, नॉर्मली बटन डायमंड के हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। लॉक कर दे। तो दिस इज हाउ डू वी क्लासिफाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। लॉक कर दे बेटा। 3 एलिमेंट्स होते हैं, आवाज मारो कौन कौन से? मटीरियल, लेबर, एक्सपेंस, एंड एवरी एलिमेंट फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। सभी डायरेक्ट मिल जाएं तो कहलाता है प्राइम कॉस्ट। क्या कहलाता है? प्राइम कॉस्ट। पेपर में क्वेश्चन आया, व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? इट इज सम ऑफ ऑल डायरेक्ट एलिमेंट्स। इट इज सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस जुड़ जाए तो क्या बनता है? प्राइम कॉस्ट। कौन क्या बनता है? क्या सबको क्लियर हो गया जी? टेल मी व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? इट इज सम ऑफ ऑल डायरेक्ट एलिमेंट्स। इट इज सम ऑफ ऑल डायरेक्ट एलिमेंट्स। सभी डायरेक्ट एलिमेंट्स जुड़कर बन जाते हैं प्राइम कॉस्ट। नहीं समझ आया? आ गया? बेटर। और सभी इनडायरेक्ट मिल जाएं तो बन जाता है ओवरहेड्स। क्या बन जाता है? ओवरहेड्स। क्लियर है जी? इसको क्या बोलते हैं बेटा? ओवरहेड्स। तो अगर पेपर में आ जाए व्हाट इज ओवरहेड्स? सारे इनडायरेक्ट कंपोनेंट, सारे इनडायरेक्ट एलिमेंट्स का सम क्या कहलाता है? ओवरहेड्स। सभी डायरेक्ट का सम क्या कहलाता है? प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड जुड़ जाए तो कहलाता है टोटल कॉस्ट। कौन क्या कहलाता है? टोटल कॉस्ट। क्या सबको क्लियर हो गया जी? कम ऑन, लॉक कर दे इसको। चलिए एक बार दोबारा से फटाफट से 2 क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं, दोनों का फटाफट से आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉस्ट? इट्स अ रिसोर्स। इट्स अ which is given up, which is to get some goods or services.
गुड्स और सर्विसेज के पाने के लिए अगर आप कोई भी रिसोर्स दे रहे हो तो क्या वो कॉस्ट है? कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस थिंग्स. तो पहला हमने पढ़ा ऑन बेसिस ऑफ एलिमेंट्स. ऑन बेसिस ऑफ, मजे नहीं आए, ऑन बेसिस ऑफ 3 एलिमेंट्स होते हैं, मटीरियल, लेबर, एक्सपेंस. मटीरियल, material, labor, expenses, further divided into 2 parts, direct and something which directly belongs to a cost center. Something which directly belongs to cost center, it is direct cost. वो क्या कहलाएगी? और क्या वो कंसिडरेबल होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? टेबल में वुड, कप, कोट में कपड़ा. टेबल में वुड क्या है? कोट में कपड़ा क्या है? टेबल बनाने में फेविकॉल. रीजन नॉन कंसिडरेबल. द वैल्यू इज नॉन कंसिडरेबल. क्या मेरी बात समझ आ रही है? कीले, सोने की कीले हैं. हाँ, समझ आ गया है नहीं? तो क्या ये सब्जेक्टिव हो जाता है? समझ आ रही है? तो कोई लर्न नहीं कर सकता इस चीज को. इट बिकम सब्जेक्टिव. क्या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्या कोई चीज डायरेक्ट भी हो सकती है और, समझ आ गया जी? वेरी गुड. सभी डायरेक्ट जुड़ जाएं तो, सभी इनडायरेक्ट जुड़ जाएं तो, प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड जुड़ जाए तो, ब्यूटीफुल. समझ आ गया जी? चलो अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट नंबर केड़ा वाला 4. कॉन्सेप्ट नंबर 4. कॉन्सेप्ट नंबर 4 लिखिए. कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ प्रोडक्ट. ऑन बेसिस ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है जी? कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ प्रोडक्ट. सो लेट मी टेल यू कि क्या होता है. ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है. एक कहलाता है प्रोडक्ट कॉस्ट, दूसरा कहलाता है पीरियड कॉस्ट. अपना अपना मुंह यूज करेंगे. पहला क्या कहलाता है? मजे नहीं आए. पहला क्या कहलाता है? दूसरा पीरियड कॉस्ट. पहला प्रोडक्ट कॉस्ट, दूसरा, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज प्रोडक्ट कॉस्ट, व्हाट इज पीरियड कॉस्ट, तो उसको एक एग्जांपल से समझते हैं. ठीक है? मैं आपको ये किताब दूंगा, मैं आपको ये किताब दूंगा, प्लीज सुनिएगा. मेरे लिए प्रोडक्ट का मतलब है स्टूडेंट. मैं कोई माल तो ना बेचता हूं, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं. तो अगर कोई खर्चा मैं स्टूडेंट के लिए खर्च करूंगा, पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, तो क्या वो स्टूडेंट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? यस प्लीज. लेकिन अगर कोई खर्चा मैं स्टूडेंट के लिए नहीं खर्च कर रहा, इंस्टीट्यूट के लिए खर्च कर रहा हूं, और वो भी पीरियोडिकली, कम ऑन, वो भी, उसको क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल देता हूं, आप सुनिएगा ध्यान से. ठीक है? ध्यान से सुनना. मैंने स्टाफ को सैलरी दी 20,000 पर बच्चा या पर मंथ. बताओ मैं सैलरी कैसे पे कर रहा हूं? आई विल पे यू 20,000 पर बच्चा. लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे. इतने तो तुम भी नहीं देते हो. बोलो. तो क्या यहां पर मंथ है? कम ऑन, पर. तो क्या ये मेरी पीरियड कॉस्ट है? ये मेरी क्या है? पीरियोडिकल कॉस्ट है. बच्चे आए या क्या वो देनी पड़ती है? रेंट 80,000 पर मंथ, पीरियड कॉस्ट 80,000 पर मंथ. राइट? कम ऑन. अच्छा, अभी ना हम लोगों ने क्या करा, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं. हम लोगों ने ना जैसे CSET पढ़ानी है ना? तो CSET के अंदर ना हम लोगों ने कुछ टीचर्स हायर करे. सुनना जरा ध्यान से. अभी क्या होता है कि हमने फीस रख दी 8,000, बहुत कम फीस रख दी हमने, लेट्स से. ठीक है? और मान लो सब्जेक्ट है 4. सब्जेक्ट कितने हैं? अच्छा, इसमें 18% GST लगेगा, फिर उसके अंदर बुक्स की कॉस्ट आएगी, फिर उसके अंदर इंस्टीट्यूट का शेयर आएगा.
तो एक टीचर के हत्थे चढ़ा 1000 रुपया, कह रहा भाग जाओ मैं नहीं पढ़ा रहा। मतलब एक बच्चे से तुम्हें कितने रुपए मिलेंगे? 1000 रुपये। तो मेरे को लगता है कि टीचर कहता है भाई मेरे को नहीं पढ़ाना, सुनना जाओ ध्यान से, लेकिन हमें पढ़वाना है। तो अब हमने टीचर कैसे अपॉइंट करे, ध्यान से सुनना। हमने कहा आप छोड़ो इसको, आप इस कैलकुलेशन में पढ़ो ही मत, हम 8000 लें 5000 लें, हम फ्री पढ़ाएं, जो पढ़ाने आएगा वो मेरे से 4000 रुपया पर स्टूडेंट ले ले, खत्म कहानी, फिक्स कर दिया। आप मेरे से क्या ले लो? 4000 रुपया पर स्टूडेंट आपको मैं दूंगा, आप अच्छे से पढ़ाओ, मैं कितने ले रहा हूं आप भूल जाओ। इंस्टीट्यूट इस कॉस्ट को बियर करने के लिए तैयार है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो टीचर मैंने हायर करा उसको मैं क्या दे रहा हूं? 4000 पर स्टूडेंट। कौन? 4000। ये क्या बन गई मेरी? पीरियड या प्रोडक्ट कॉस्ट? क्योंकि मेरे लिए प्रोडक्ट का मतलब बच्चा, मेरे लिए प्रोडक्ट कौन है? स्टूडेंट। मेरे लिए प्रोडक्ट कौन है? तो क्या मैं पर स्टूडेंट अगर किसी को कुछ दे रहा हूं तो क्या ये प्रोडक्ट कॉस्ट है? कम ऑन, ये क्या है मेरी? इज दैट क्लियर? कम ऑन यार। अच्छा, अभी 4 टीचर में से एक कहता है कि नहीं सर पता नहीं बच्चे कितने आएंगे, मेरे को मंथली फिक्स कर दो। मैंने कहा चल ठीक है, तू मेरे से 20,000 रुपये पर मंथ ले लियो, बच्चे जितने मर्जी आए। 3 टीचर ले रहे हैं 4000 पर स्टूडेंट, एक टीचर ले रहे हैं 20,000 पर मंथ। अभी समझ आ गया? तो जो भी हम कॉस्ट खर्च करते हैं उनमें से कुछ होती है प्रोडक्ट कॉस्ट और कुछ क्या होती है? समझ आ गया? जब आप कोई चीज प्रोडक्ट के लिए खर्च कर रहे हो तो, और जब आप कोई चीज पीरियोडिकली खर्च कर रहे हो तो, समझ आ गया जी? एक प्रोडक्ट कॉस्ट होती है और एक पीरियड कॉस्ट। लॉक कर दे? यस प्लीज। तो आप सिंपली यहां पर समझा तो मैंने दिया ही है, तो आप इसको लिखेंगे जरा। कॉस्ट इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट and incurred specifically for product is called as product cost. And the cost which is incurred periodically, like monthly, quarterly, semi-annually, that is all called as period cost. क्या मेरी बात समझ आ गई? बोलो मेरे बच्चे, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। अच्छा, द गुड थिंग इज एवरीथिंग विल बी यूज्ड जब मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी हम सिर्फ क्या सीख रहे हैं? इसका यूसेज पढ़ रहे हैं या सिर्फ अपने दिमाग में टर्म्स लेकर आ रहे हैं, ताकि जब मैं कोई चैप्टर शुरू करूं और वहां पर अगर मैं इनका इस्तेमाल करूं तो आपको ऐसा ना लगे ये क्या बोल रहे हो आप। मान लो मैं किसी चैप्टर में बोलूं देखो बेटा कंपनी ने 10,000 का ओवरहेड खर्च करा है, तो ओवरहेड वर्ड समझ आता है ना? आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल इनडायरेक्ट कॉम्पोनेंट्स। सर कंपनी का 1 लाख रुपए का प्राइम कॉस्ट है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, तो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज अगर हमने सुनी होंगी तो क्या आगे जाके बेस बनेगा हमारा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और हमेशा याद रखो, कोई भी चीज पढ़ने से पहले क्या हमारे को नई चीजों को पहले समझ लेना चाहिए, ताकि वो थोड़ी यूजर फ्रेंडली लगे, ऐसा ना लगे बम्बार्डिंग से शब्द बोले जा रहे हैं सर। राइट? चलिए अब लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5, हाँ जी, कॉन्सेप्ट नंबर 5, ऑन बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। हाँ जी, वेरिएबिलिटी, ऑन बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, ऑन बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। नाउ वेरिएबिलिटी क्या होती है लिखो जरा। एक है इसमें वेरिएबल कॉस्ट, अगला है फिक्स कॉस्ट, फिर है सेमी वेरिएबल एंड देन इज स्टेप कॉस्ट। ऑन बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल, स्टेप कॉस्ट।
अच्छा, इसमें से क्या क्या सुना हुआ है आपने? इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा। वेरिएबल पढ़ा है? वेरिएबल पढ़ा है? सेमी वेरिएबल भी पढ़ा है? फिक्स्ड पढ़ा है? फिक्स्ड है? चलो बताओ वेरिएबल क्या होता है? विच कीप्स ऑन विथ चेंज इन, बदलती क्यों है? ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन, ड्यू टू चेंज इन, और जो सेम रहे। अच्छा बताओ, 10 बच्चे हैं तो भी रेंट 1 लाख, 100 बच्चे बैठे हैं तो भी रेंट 1 लाख, क्या है ये? आर यू श्योर? देख लो, आओ फिर, आओ सीखते हैं इसमें कुछ नया। आई एम टेस्टिंग, ठीक है, आपको टेस्ट कर रहा हूं मैं। 10 स्टूडेंट्स, कॉस्ट 2 लाख। 20 स्टूडेंट्स, कॉस्ट 2 लाख। विच कॉस्ट इज दिस? कम ऑन, क्या है ये? डेफिनेशन, which remains constant irrespective of change in production। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। क्या सबको समझ आया? कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट, कॉस्ट विच रिमेन्स, मजे नहीं आ रहे, कॉस्ट विच रिमेन्स irrespective of change in, irrespective of change in is known as beautiful। नेक्स्ट देखेंगे जरा, स्टूडेंट्स 10, कॉस्ट 2 लाख, स्टूडेंट 20, कॉस्ट 3 लाख। बताओ जी, इट इज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल, स्टेप कॉस्ट? सारे बोलो। तुम नहीं बोल रही, तुम्हें लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। इतना आसान क्वेश्चन कैसे दे देंगे, पागल बना रहे हैं हमारा। कितने बच्चों को लग रहा है कि दिस इज फिक्स कॉस्ट? किसी को भी नहीं। कितने बच्चों को लग रहा है कि दिस इज वेरिएबल कॉस्ट? पूरा कर लो ना ढंग से हाथ। कितने बच्चों को लग रहा है दिस इज स्टेप कॉस्ट? कितने बच्चों को लग रहा है दिस इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट? और किसी को कुछ भी नहीं लग रहा हो वो भी बता दो। हाँ जी, कौन बताएगा? यस प्लीज। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल। वेरिएबल वाले हाथ खड़ा करा, दोबारा करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या थी? द कॉस्ट विच वेरीज विद प्रोडक्शन। और ये वेरी कर तो रही है, कम ऑन यार। अब देखो, गलत पढ़ा आपने। अच्छा तुमने आंसर नहीं दिया, पता है? गलत हो जाता। सुनो ध्यान से, वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? ध्यान से सुनना, आज पहली बार सुनोगे आप रियल डेफिनेशन। द कॉस्ट विच वेरीज in same proportion, the cost which varies in as output। क्या मतलब है? आउटपुट डबल हुआ, कॉस्ट डबल, सेमी वेरिएबल। ये क्या है? लेकिन अगर ये 4 होता, ये वेरिएबल होता। समझ आ गया या नहीं? चेंज इंपॉर्टेंट है या प्रपोर्शन इंपॉर्टेंट है? यस, तो ये ध्यान रखना है। चेंज इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रपोर्शन इंपॉर्टेंट है। क्या पल्ले पड़ रही है मेरी बात? क्या चीज देखनी है हमें? प्रपोर्शन सेम है या नहीं? समझ आ रही है?
अगर प्रपोर्शन सेम है तो इट इज प्योर वेरिएबल कॉस्ट, इट इज प्योर। लेकिन अगर प्रपोर्शन सेम, इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या पल्ले पड़ गई मेरी बात? यस प्लीज। तो अब ये वाले एग्जाम्पल में क्या लिखूं बताओ? इसमें क्या ये वेरिएबल है? ये वेरिएबल है, तो आप यही वाला कोड करना, ठीक है? लिखो, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट दैट चेंजेस in same proportion. The cost, everybody, cost changes in the same proportion as change in output. जिस proportion में output बदला, यदि उसी proportion में cost बदले, तो क्या वो वेरिएबल है? समझ आ गया बेटा? तो अगर कॉस्ट 10% से बढ़ रही है और आउटपुट भी 10% से, तो क्या ये वेरिएबल है? ये क्या है? लेकिन अगर ये प्रपोर्शन सेम ना हो, सेमी वेरिएबल है। ये क्या है? सेमी वेरिएबल। क्या सबको पल्ले पड़ गया? बोलो बेटा। तो अब तीसरा एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, वही वाला जो हमने यहां पे पढ़ा था। स्टूडेंट्स अगर 10 है, कॉस्ट 2 लाख। स्टूडेंट्स 20, कॉस्ट 3 लाख। क्योंकि इनका प्रपोर्शन सेम नहीं है, क्योंकि इनका प्रपोर्शन सेम, तो इसको क्या बोलेंगे आप? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है? तो आप यहां पे लिखेंगे व्हेन change in cost in percentage is less than change in units in percentage। मतलब प्रोडक्शन में तो ज्यादा चेंज आ रहा है, लेकिन कॉस्ट में कम चेंज आ रहा है। बोलना मेरे साथ, प्रोडक्शन में तो मतलब प्रोडक्शन तो डबल हो रही है, लेकिन कॉस्ट डबल। दिस इज सेमी वेरिएबल। आवाज मारो, दिस इज। तो ऐसी कॉस्ट में क्या चैलेंज होता है मालूम है? सेमी का मतलब हो गया कुछ वेरिएबल है और कुछ फिक्स्ड है। सेमी का मतलब कुछ वेरिएबल है और कुछ, तो क्या इसके अंदर हमारे लिए चैलेंज होता होगा सेमी वेरिएबल में वेरिएबल और फिक्स को अलग कैसे करते हैं? कम ऑन, क्या सीखते हैं हम इसमें? हाउ टू, सारे बोलो, हाउ टू एलोकेट फिक्स्ड एंड वेरिएबल आउट ऑफ सेमी वेरिएबल। समझ आ गया? ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है ना? आज सिर्फ मीनिंग बता रहा हूं, आज सिर्फ क्या बता रहा हूं? मीनिंग। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन, वेरी गुड। हर वो चीज बदले वो वेरिएबल नहीं है। क्या रेशो सेम चाहिए मुझे? और अगर रेशो सेम नहीं है तो वो सेमी वेरिएबल है। वो क्या है? सेमी वेरिएबल। ब्यूटीफुल। सर स्टेप कॉस्ट आपके लिए बिल्कुल नया है। आई एम श्योर आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, है ना? पहले कभी नहीं सुना होगा। तो लेट मी गिव यू वन वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेप कॉस्ट। रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। आई विल गिव यू माय एग्जांपल। मैंने फटाफट से सुनाऊंगा क्योंकि समय कम है हमारे पास। 98 में आई स्टार्टेड माय इंस्टीट्यूट पटेल नगर के अंदर, ठीक है? वेस्ट पटेल नगर में आई स्टार्टेड माय इंस्टीट्यूट 98। तो 98 में जब मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया तो आई वाज लाइक, मेरे पास सिर्फ 4 बच्चे थे 12th क्लास के। कितने बच्चे थे? 4। एंड उन 4 बच्चों से उस समय मैं उनको मैथ्स और अकाउंट्स पढ़ाता था। मैथ्स भी पढ़ाता था, अकाउंट्स। तो उस समय एक सब्जेक्ट की फीस होती थी 200 रुपए पर मंथ। तो 400 रुपए हो गए। 400 इंटू 4 कितना हो गया? 1600 रुपए। तो मेरी इनकम कितनी थी? 1600 रुपए, ठीक है? एंड आई वॉज लाइक कि नहीं, मेरे को घर से पैसे नहीं लेने। तो मैं सोच रहा था कि पटेल नगर में एक छोटा सा रूम मिले जिसका किराया इतना ही हो, तो मेरा काम हो जाएगा। तो एक आंटी थी, सदारनी आंटी थी। मैंने उनको बोला, आंटी आपका ऊपर वाला कमरा खाली, आप मेरे को दे दोगे? आंटी कहती हम दे देंगे, बाहर से उसका एक्सेस है, आप ले लो। मैंने कहा आंटी किराया कितना? आंटी कहती 3000। मैं वापस मुड़ गया। आंटी कहती क्या हुआ? मैंने कहा आंटी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। कह रही कितने दे सकते हो? मैंने कहा आंटी मेरे पास ना अभी 1600 रुपये का काम है, मैं सारे दे दूंगा आपको। मेरे को कमाना नहीं है, बट मेरे को मालूम है जब मैं काम करूंगा मार्केट के अंदर
तो अपने आप ग्रो हो जाएगा। तो आंटी कहती लेकिन 1600 तो किराया ही नहीं है, किराया तो ज़्यादा है। मैंने कहा आंटी तभी तो मैं वापस जा रहा हूँ। आंटी कहती चल एक काम करते हैं, एक डील कर लेते हैं। मैंने कहा बोलो। कहती ध्यान से सुनना, कहती है एक काम कर, 10 बच्चों तक तेरा किराया 1500। पहले 10 बच्चों तक तेरा किराया 1500 फिक्स। 11वां बच्चा आते ही तेरा किराया एकदम 2500 हो जाएगा। हाँ जी, क्या बोला आंटी ने, जल्दी बोलो। 10 बच्चों तक, 11वां स्टूडेंट आते ही ये किराया। लेकिन मैंने कहा आंटी 11वां स्टूडेंट आएगा लेकिन कब तक? कहती 20 तक। यानी कि अगर 11वां 12वां 11 से लेके 20 की रेंज में अगर तेरे पास बच्चे हैं तो तेरा किराया एकदम बढ़कर 25। 21वां बच्चा आते ही 3500, 30 तक। 31वां बच्चा आते ही आंटी कहती मुझे भी तो बेनिफिट दे ना, मैं तेरे साथ एडजस्ट कर रही हूं तो तू भी तो मुझे बेनिफिट दे। 31 से लेकर 40 तक। क्या आंटी इनडायरेक्टली मेरा बिजनेस पार्टनर बनना चाह रही थी? मेरे लिए ये कॉस्ट सीढ़ियों की तरह काम कर रही है। क्या सीढ़ियां ऐसी होती है? दिस इज कॉल्ड स्टेप कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? समझ आया? व्हाट इज स्टेप कॉस्ट? विच इंक्रीजेस आफ्टर सर्टन लेवल, देन अगेन कांस्टेंट, फिर एक लेवल के बाद बढ़ेगी, अगेन कांस्टेंट। समझ आया? ऐसी कॉस्ट को क्या बोलते हैं? स्टेप कॉस्ट। इज दैट क्लियर? यस प्लीज। तो आप देख सकते हो, यहां पे चढ़ो, यहां पे चढ़ो, यहां पे चढ़ो, घर आ जाएगा तुम्हारा, है ना? तो लिखो एक लाइन में, द कॉस्ट विच इंक्रीजेस, the cost which increases after a certain level and then remain constant। हाँ जी, एक लेवल के बाद वो इंक्रीज करेगी और फिर वो दोबारा से क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। एक लेवल के बाद इंक्रीज करेगी और फिर वो दोबारा से क्या हो जाएगी? क्या उसको स्टेप कॉस्ट बोलते हैं। और ये एग्जाम्पल अगर आप अपने दिमाग में रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। क्या मेरी बात क्लियर है? यस प्लीज। तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी डन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डन, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स डन। कम ऑन, एक लास्ट लिखेंगे, कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। इसके दो पार्ट होते हैं, एक है कंट्रोलेबल कॉस्ट, एक है नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। आवाज मारना जरा। एक कंट्रोलेबल है और दूसरा क्या है? देखिए क्या होता है, मैं आपको छोटा सा प्रैक्टिकल समझाता हूं, सोचिएगा जरा। देखिए कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जिन्हें आप चाहकर भी रोक नहीं सकते, जिन्हें खर्च करना क्या मैंडेट होता है, जिन्हें खर्च करना मैंडेट होता है। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। ये आपके डिस्क्रिशन में नहीं आती, मतलब आप चाहो भी तो भी आप इसको रोक नहीं सकते। दैट इज कॉल्ड एज नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। लेकिन कुछ कॉस्ट ऐसी होती है विच आर अंडर माई डिस्क्रिशन, चाहूं तो खर्च करूं, चाहूं तो रोक दूं। यस और नो? दैट इज कॉल्ड एज क्या? चलो यू टेल मी। एडवर्टीजमेंट, मेरे को लग रहा है अभी ऑफ सेशन चल रहा है, क्या मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं? बोलो, कैन आई कंट्रोल दिस कॉस्ट? यस और नो? रेंट देना पड़ेगा। अगर मुझे अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना है तो क्या मुझे एक प्रीमाइस चाहिए? यस और नो? तो आई हैव टू गिव रेंट फॉर दैट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कहना चाह रहा हूं। समथिंग विच इज कंट्रोलेबल, समथिंग विच इज, क्या वो कंट्रोलेबल कॉस्ट है जो कि आपकी कंट्रोल से बाहर हो? वो हालांकि मैंने जो बताया वो बहुत ब्रीफ बताया है, इसके रियल मीनिंग्स
अलग अलग जगह पे चेंज हो जाते हैं, अलग अलग जगह पे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, शायद आपको उससे और बेटर समझ आएगा, ठीक है, उससे और बेटर समझ आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है, एक एक कंपनी में हिरार्की बनी हुई है, एक कंपनी में एक हिरार्की बनी हुई है। अब इस आदमी के पास पावर सिर्फ एक कॉस्ट तक ही है, इससे ऊपर का कोई भी मैनेजमेंट का कॉस्ट मैटर होगा तो वो इस आदमी के हाथ में। तो आप मुझे बताओ, ये भाई क्या बोलेगा, अगर वो उस रेंज से ऊपर है तो इट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल। क्या आपको किसके पास जाना पड़ेगा, अपर लेवल। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कई बार ऐसा होता ना, आपने कई बार सुना भी होगा, अरे भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना, ये मेरे, क्योंकि वो उसकी डिस्क्रिप्शन में नहीं आती। कौन वो, क्योंकि वो उसकी। तो जब कोई चीज आपकी डिस्क्रिप्शन में नहीं है, क्या वो आपके लिए अनकंट्रोलेबल है? कम ऑन। और जब पावर तुम्हारे पास है तो क्या वो आपके लिए क्या बन गई, कंट्रोलेबल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? यस प्लीज। तो आप लिखो जरा, लिखो, द कॉस्ट विच कम्स इनटू योर डिस्क्रिशन and can be avoided, can be avoided, is controllable। जो आपके डिस्क्रिशन में है और अगर आप चाहो तो उसको क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? तो क्या वो कंट्रोलेबल है? आवाज मारो, वो क्या है? और अगला देखेंगे, which is not in your discretion or it is unavoidable or it is unavoidable। आवाज मार दो, ये क्या कहलाएगी? नॉन कंट्रोलेबल कहलाएगी। आवाज मार दो, क्या कहलाएगी? नॉन कंट्रोलेबल। क्या मेरी बात सबको समझ में आती है? आवाज मध्यम है बेटे, लॉक कर दे इसको। आर यू श्योर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी क्या है, बिकॉज आपको मालूम है डेमोज चल रहे हैं, सो अभी हम लोग थोड़ा सा टाइम बाउंड चल रहे हैं, ठीक है। तो 12 बजे तक ही मेरे पास टाइम होता है, बिकॉज आगे फैकल्टीज आएंगी अब, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके डेमोज तो अब खत्म ही हो गए हैं, तो मे बी क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। मोस्ट प्रॉबेबली टाइमिंग जो होंगे दैट विल बी फॉर FMN अकाउंट्स, आई विल बी फिक्सिंग इट फॉर 1 to 5। मेरा टाइम क्या रखूंगा मैं? सुबह पहले EBCL, देन SLCM, देन माई क्लास। इज दैट क्लियर? ठीक है। या आप बताओ, अभी आपके डिस्क्रिप्शन में है ये, यू वांट पहले मेरे सब्जेक्ट्स देन लॉ, या पहले लॉ देन माई सब्जेक्ट्स? बोलो। पहले लॉ, सुबह एनर्जी होती है, लॉ पढ़ लो, मेरी क्लास में सो जाना। 4 होते हैं बेटा, फिर बीच में ब्रेक भी देता हूं ना मैं, 1 से 5 में बीच में ब्रेक भी आएगा, है ना। तो इफेक्टिवली वही 3.5 घंटे निकलेंगे। अब 3.5 घंटे में वही पौने दो घंटे की 2 क्लासेस होंगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको अभी नहीं लगा जल्दी खत्म हो गई? हाँ, तो मेरी क्लास में आप ऐसे ही बोलोगे, बस आज इतना ही है, ठीक है। इनफैक्ट मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी, हमें लग रहा है। निकलो निकलो निकलो, हमें लग रहा है। हाँ जी, एक बार बता दो फटाफट से, हमने चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमने क्या स्टार्ट किया? और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन एक्चुअली में कोई चैप्टर नहीं है, क्या ये टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर रहा है। टर्मिनोलॉजीज में हमने बात करी, व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट आर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, एंड क्लासिफिकेशन के अंदर हमने बेस्ड ऑन एलिमेंट्स, बेस्ड ऑन कंट्रोलेबिलिटी, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, एंड बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी, ये सब हमने पढ़ा। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट जोड़ दो प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट जोड़ दो ओवरहेड, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, स्टेप कॉस्ट, प्रपोर्शन सेम हो तो वेरिएबल, प्रपोर्शन सेम ना हो तो एक लेवल के बाद बढ़े,
और जो बढ़े ही ना, डन, बोल दो, सोच लो, बेटर है, ठीक है। तो परसों का टाइम मे बी मैं ही मिलूंगा सुबह, आई एम नॉट श्योर कैसे करें। अभी तुम तो अभी आ ही रहे हो ना सारे, तुम्हें क्या फर्क है, तुम आ जाना जो मर्जी मिले। अच्छा ओके। टाइमिंग मॉर्निंग में 9 बजे से, 9 बजे से ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में नहीं। ग्रुप 2 विल स्टार्ट फ्रॉम 9 o'clock, 1 विल स्टार्ट मे बी 8:30 और 8 o'clock। 8 तो ज्यादा है, आई आस्क हिम टू मेक इट 8:30, है ना, 8:30 ठीक है ना। ग्रुप 1 8:30 बोल देंगे उनको। और मेरी क्लास 9 बजे से, ये वाला ग्रुप 9 बजे से स्टार्ट होगा। हमारे पास बहुत टाइम है यार, है ना। हम बहुत काम, हम देखना हम आराम से पढ़ाएंगे और इनसे पहले कोर्स खत्म करेंगे, ठीक है। ये 8 बजे का, ये तो तुम्हारे को संडे को भी बुलाएंगे, बोल रहे थे ना। हाँ तो बेटा वो एक्चुअली में ना, मैं बताता हूँ क्या, ग्रुप 1 लेंदी बहुत है, ग्रुप 1 इज वेरी लेंदी, है ना। और ग्रुप 1 लेंदी होने की वजह से एक तो ग्रुप 1 और 2 में मैं फर्क बता देता हूँ क्या है। 1 टोटली लॉ बेस्ड है, ऑल सब्जेक्ट लॉज, है ना। तो क्या होता है कि उसमें कई बार ऐसा भी होगा कि एक डेफिनेशन में 2 घंटे लग जाएंगे, हम तो चैप्टर निपटा देते हैं समझ आ रही है, क्लियर है नहीं। तो इसीलिए उनको थोड़ा सा लॉ पढ़ाते समय टाइम ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो इसलिए अच्छा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में अगर हम आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो फिर आप सरेंडर कर दोगे ना। तो फिर आई हैव डिसाइडेड कि मैं इसको लाइट रखूंगा तुम्हारे लिए, है ना। जब सेकंड ग्रुप जिस दिन हुआ करेगा तुम्हें लगेगा वाओ मजे लेने जा रहे हैं। प्रेशर आएगा आपके ऊपर कब, हाँ प्रेशर नहीं है, आप उसको भी इंजॉय कर सकते हो, है ना। दैट ऑल डिपेंड्स एनीवेज। सो परसों मिल रहे हैं हम, 9 बजे मिलेंगे, ठीक है। क्या करें, एक काम करते हैं, परसों मैं ही मिलता हूं आपको सुबह, एंड वी विल मेक द शेड्यूल फ्रॉम नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक से आपको पूरा प्रॉपर शेड्यूल दे देंगे, सुबह किसका, देन किसका, देन किसका। इज दैट क्लियर? हाँ एग्जैक्टली वैसे ये मेन ही चल रहा है, आपको डेमो इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तक आपने पैसे नहीं दिए हमसे पूछो तो हम तो पढ़ा ही रहे हैं यार। हाँ वही ना, एक्चुअली में बच्चे को तब तक फीलिंग नहीं आती ना जब तक उसने पैसे नहीं, कह रहा डेमो है मेरा तो। लेकिन हमसे पूछो तो हम पढ़ा ही रहे हैं यार, हम डेमो वेमो के चक्कर में नहीं पड़े हुए। ये तो बच्चा आजकल ना एक्चुअली में आदत पड़ गई है, जिसको ही फोन डेमो मिलेगा, यार डेमो ही दे दो यार इनको। नहीं, एक मन की तसल्ली तो होनी चाहिए ना, नहीं तो बाद में तड़पेगा यार डेमो ही नहीं दिए थे, ठीक है कि नहीं। लेकिन हमसे पूछो तो हम एक्चुअल में आपको पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है ना। आप डेमो डेमो करो। मेरे से बड़े सारे बच्चे फोन करके पूछते हैं, कह रहे डेमो तो चल रही है, रूटीन बैच कब शुरू होगा। मैंने कहा 2 साल बाद। भाई ये रूटीन ही है, जब तक तूने पैसे नहीं है तेरा डेमो है, तू डेमो बोल। नहीं, जैसे ही पैसे दे देगा, फीस दे देगा तो तेरे को भी क्या लगेगा। मैंने कहा तू आज फीस जमा करा, तेरे को आज से फील आएगा। ये बैच क्या है, रूटीन बैच है, ठीक है जी। चलो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं आपसे परसों। अभी परसों के शेड्यूल को टच नहीं करते, एंड वी विल चेंज द शेड्यूल फ्रॉम नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट वीक पूरा शेड्यूल चेंज कर देंगे, ग्रुप 1 का भी एंड 2 का भी। अभी 1 का भी चेंज नहीं करा ना उन्होंने, कल भी 9 बजे है ना। हाँ तो लेट्स मेक दिस वीक एज इट इज, नेक्स्ट वीक से पूरा नया शेड्यूल आपको दे देंगे, राइट। चलो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।